जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम समझेंगे एक्सोजेनिक फोर्स, यानी कि पिछले के वीडियो में मैंने आपके साथ इंडोजेनिक फोर्स डिस्कस किया था फ्रेंड्स, जिसमें हमने समझा था कि जो धरती के जितने भी फोर्सेस जो धरती के अंदर से होता है ना फ्रेंड्स, उसको हम कहते हैं इंडोजेनिक फोर्स। जैसे कि आपके कोई माउंटेन बिल्डिंग फोर्स हुआ, जिससे हमारे बड़े बड़े पहाड़ बनते हैं ना, और आपके भूकंप हुआ, और आपके ज्वालामुखी यानी वोल्केनिक एक्टिविटी हुआ, ये सारे हुआ आपके इंडोजेनिक फोर्स। जैसे जैसे इंडोजेनिक फोर्स होता है ना फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए कोई इंडोजेनिक फोर्स की वजह से कहीं पे कोई पहाड़ ओरिजिन हुआ है ना। अब ये पहाड़ जब ऊपर आएंगे तो क्या होगा, ऊपर के जो एजेंट्स है, आपके नदी हुआ, आपके ग्लेशियल एक्टिविटी हुआ, तो ये सारे क्या करेंगे ना फ्रेंड्स, नदी अपने साथ क्या करेगी, जब ये इसके ऊपर वेदरिंग इरोजन होता है ना फ्रेंड्स, तो अपने नदी अपने साथ काट के जमीन को लेके आएंगे, तो कहीं जाके वो डिपॉजिट करेंगे। तो इस तरह से इंटरनल फोर्सेस तो हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स। अब एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या है, जिसको हम एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। एक्सोजेनिक मीन्स, एक्सो मीन्स आउटसाइड है ना। अब धरती के ऊपर जब बहुत सारे लैंड फॉर्म बनते हैं ना फ्रेंड्स, इस कौन कौन से सारे एजेंट्स होते हैं जिससे अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म बनते हैं आपके धरती के ऊपर, डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स एक एक करके। बने रहे मेरे साथ। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी, एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी ऑलरेडी कंप्लीटेड है फ्रेंड्स। आप जाके प्लेलिस्ट में जाके एक एक करके अच्छे से पढ़िए ना। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, इवन की क्लास 7 के कोई स्टूडेंट्स हो ना फ्रेंड्स, इस वीडियो से फायदा ले सकते हैं। जो हम एनसीईआरटी के सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 तक, जितने भी आपकी हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब मेजर लैंड फॉर्म्स क्या क्या है जो धरती के ऊपर बनते हैं। अब लेंस, वो सारे लैंडस्केप है ना फ्रेंड्स, अब क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली वॉर्न अवे हो रहा है। यानी कि आप देख मान के चलिए कहीं पे कोई पहाड़ बन गया ना, अब पहाड़ के ऊपर क्या होगा, ग्लेशियर होगा। अब ग्लेशियर पिघल जाएगी तो क्या होगा, वहां से नदी निकलेगी, नदी क्या करेगी, अपने साथ जमीन को काट के लेके आएंगे। तो बन गया ना, अलग अलग टाइप्स के लैंडफॉर्म बनते हैं कंटिन्यूअसली वॉर्न अवे हो, यानी काट रहा है ना ऊपर धरती के ऊपर। अब इस ये जो वॉर्न अवे का जो प्रोसेस है ना फ्रेंड्स, इसमें हम दो मेन प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज द वेदरिंग एंड अनदर वन इज द इरोजन। अब वेदरिंग में क्या होता है ना फ्रेंड्स, जैसे आप मान के चलिए कहीं पे पहाड़ है, जब आप पहाड़ के एरियाज में जाएंगे ना फ्रेंड्स, आप लद्दाख में एरिया जाएंगे, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वहां पे ना। वहां क्या होता है ना फ्रेंड्स, आप जब पहाड़ के बगल में जाएंगे वहां पर आप जरूर इस चीज को आप देखोगे ना, कि पहाड़ टूटते हैं ना, नीचे से वो टूट रहे होते हैं, यानी बड़े बड़े चट्टान जो होता है ना फ्रेंड्स, बड़े बड़े रॉक्स, वो क्या कर रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं ना, इसी को हम कहते हैं वेदरिंग। अब यहाँ उस पे क्या होता है ना, बहुत सारे केमिकल कंपोजिशन, अब वो क्या होता है, कैसे टूटते हैं, वो हम बाद के जब हायर क्लास में जाएंगे वहां पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप इतना ही समझना है वेदरिंग क्या होता है, क्योंकि छोटे छोटे टर्म्स जो है ना फ्रेंड्स, वो जरूरी होते हैं। वेदरिंग हुआ फ्रेंड्स ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि धरती के ऊपर, धरती के नीचे जो फोर्सेस होते हैं उन्हें हमने पिछले की वीडियो में डिस्कस किया था। धरती के ऊपर जितने भी सारे रॉक्स है ना फ्रेंड्स, वो क्या होता है, कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि टूट रहे हैं ना, पत्थर के टूटने को ही हम क्या कहते हैं, सिंपल वेदरिंग। सिंपल, अब सरल शब्दों में बोलूं तो क्या होता है ना फ्रेंड्स, पत्थर के टूटने को। अब पत्थर के टूटने का ये मतलब नहीं होना ना कि फ्रेंड्स कोई छोटे छोटे पत्थर टूटे, बड़े बड़े चट्टाने टूट जाते हैं, क्यों, केमिकल कंपोजिशन की वजह से। अब इसी को हम कहते हैं सिंपल, यानी सरल शब्दों में वेदरिंग। अब इतना ही यहाँ पे याद रखिए। अब कैसे होता है केमिकल वेदरिंग, ऑनियन पीलिंग वेदरिंग क्या होते हैं, है ना, वो हम आगे की क्लास में जब जाएंगे ना, अपर क्लास हायर क्लास में, वहां पे हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 12 में। अब उसके बाद क्या होगा ना फ्रेंड्स, जब पत्थर टूट जाएंगे, टूटने से क्या होगा, कंटिन्यूअसली टूटने से वो मिट्टी बन जाएगी। मिट्टी बनने के बाद क्या होगा ना फ्रेंड्स, दूसरा एजेंट अपना काम करना शुरू करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पहाड़ में जाएंगे, जैसे कहीं से पहाड़ गिर के नीचे आते हैं, फिर वो टूट जाएंगे, टूटने की वजह से आप वो मिट्टी बन गई, मिट्टी बनने से वहां पे फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए छोटा कोई स्ट्रीम बह रहा है, स्ट्रीम क्या करेगी ना फ्रेंड, छोटा वो छोटे नदियां होते हैं ना, अपने साथ काट के लेके आएंगे जमीन को। अब काटने की एक्टिविटी को हम कहते हैं इरोजन ना। अब वेदरिंग के बाद कौन सा आ रहा है आपके इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इसको हम कहते हैं इरोजन। अब इरोजनल एक्टिविटी करने के लिए अलग अलग टाइप के एजेंट्स चाहिए, कोई तो हो ना वहां पे, तब जाके वो इरोजनल एक्टिविटी करेंगे। अब कौन कौन कर रहा है आपकी इरोजनल एक्टिविटी, आपकी नदियां हुआ, वाटर हुआ, आपकी विंड हुआ। अब विंड कैसा हुआ था ना फ्रेंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप पहाड़ से उसने अपने साथ काट के लेके आए जमीन। अब जैसे 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 बड़े वो नदियों में रिवर्स में पहुंचेंगे, रिवर्स क्या करेंगे, अपने साथ ट्रांसपोर्ट करके कहीं लेके जाएंगे, कहीं पे सैंड ड्यून्स बनाए। अब जहाँ पे फ्लड प्लेन्स होते हैं ना फ्रेंड्स, यहाँ में जब वहां पे क्या होगा, फिर वो सूख जाते हैं और रेत बन जाते हैं ना, सैंड्स बन जाते हैं। अब सैंड क्या करेगी, हवा हवा बहने से वो कहीं पे और जगह
हवा अपने साथ ट्रांसपोर्ट करके लेके जाएंगे। तो इस तरह से धरती के ऊपर बहुत सारे इरोजनल एक्टिविटीज के एजेंट्स कौन कौन है, आपके वाटर, आपके विंड एंड आपके आइस, यानी कि ग्लेशियर एक्टिविटी है ना, ग्लेशियल एक्टिविटीज कौन। आइस कैसे करते हैं ना फ्रेंड्स, पहाड़ टूट जाते हैं, पहाड़ के टूटने से क्या होगा, जो पहाड़ ग्लेशियर के जो नीचे होता है ना फ्रेंड्स, वो जमीन अपने साथ काट के वो नीचे लेके आते हैं। वो कैसे होते हैं हम हायर क्लासेस में देखेंगे। अब अलग अलग टाइप के इरोजनल एक्टिविटी के एजेंट्स हुआ वाटर, विंड एंड आइस, आप याद रखिए। उसके बाद क्या होना होता है ना फ्रेंड्स, आप इरोडिक मटेरियल्स, वो सारे मटेरियल्स जो इरोजनल एक्टिविटी के थ्रू हो रहे हैं, वो क्या करेंगे अपने साथ कहीं ट्रांसपोर्ट करके लेके जाएंगे। ट्रांसपोर्ट जैसे आप मान के चलिए कोई नदी है, मैंने अभी बोला, कहीं से काटा जमीन को, यानी इरोजनल एक्टिविटी है उसने, आप वो ट्रांसपोर्ट करके कहीं लेके उठा के लेके जाएंगे ना, जैसे कौन कौन करता है, हमारे वाटर, हमारे विंड हुआ। उसके बाद फाइनली क्या करेंगे ना फ्रेंड्स, कहीं जाके वो डिपॉजिट तो करेंगे ना, रुक भी जाएंगे, इसी को हम कहते हैं डिपोजिशनल एक्टिविटी। यानी कितने टाइप की एक्टिविटी हुआ, इरोजनल, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी, आप तीन याद अच्छे से याद रखिए। अब ये जो आपके इरोजन एंड डिपोजिशन है ना फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म बनाते हैं आपके सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि धरती के ऊपर। जैसे आप मान के चलिए कहीं से जमीन काट के आया, उसने अपने टाइप के लैंड फॉर्म बनाए, वी शेप लैंड फॉर्म बनाए, जिसको हम घाटियों में जब हम जाएंगे ना फ्रेंड्स, वेलीज में क्या होता है, वी शेप के लैंड फॉर्म्स होता है। वो कौन बनाते हैं, आपके वाटर है ना, आपके छोटे छोटे वहां पे स्ट्रीम होते हैं, वो क्या करेंगे, जमीन को काट के लेके आएंगे, फिर वी शेप के लैंड फॉर्म बनाते हैं। इसी तरह आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स आप मान के चले कहीं पे क्या कर रहे हैं, नदी अपने साथ काट के जमीन को लेके जाए, कहीं पे वो डिपॉजिट करके अलग टाइप्स के और लैंडफॉर्म्स बनाते हैं ना, इसी को कहते हैं हम इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। अब फर्स्ट हम समझेंगे फ्रेंड्स कौन कौन से एजेंट्स है जो अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स, इसमें है फर्स्ट आपके वर्ग ऑफ ए रिवर, यानी कि नदी किस टाइप के लैंडफॉर्म्स को बनाते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है फ्रेंड्स, उसी के हिसाब से हम पढ़ेंगे, जितना इंफॉर्मेशन आपकी किताब में उतना ही पढ़ने के समझने की कोशिश करिए ना। अब रनिंग वाटर इन द रिवर्स इरोड्स द लैंडस्केप, यानी कि कहीं का कोई लैंडस्केप होगा ना फ्रेंड्स, वो क्या करेगी, रनिंग वाटर अपने साथ इरोड करके यानी काट के लेके आएंगे, वो ऑब्वियसली हम सबको पता है ना। अब क्या होगा ना फ्रेंड्स, जब स्टीप एंगल होगा, आपने देखा होगा पहाड़ के एरिया में ना स्टीप एंगल होता है ना, पूरा स्टीप होता है एंगल जो है ना फ्रेंड्स, वो पूरा स्टीप होने से क्या होगा, नदी का जो स्पीड होगा ना फ्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा होने से क्या होगा, काटने का जो लेवल होगा ना फ्रेंड्स, वो भी बहुत ज्यादा होगा, वो आप समझ सकते हो। जैसे आप देखिए यहाँ पे, जैसे नदी इस तरह स्टीप पे है, स्टीप पे होने से क्या होगा ना फ्रेंड्स, हार्ड रॉक तो अपनी जगह पे है, जैसे सॉफ्ट कोई नदी लैंड फॉर्म्स होगा ना, नदी क्या करेगी अपने साथ काट के लेके आएंगे, तो ये हुआ आपके वागो फिर रिवर। यानी जितना स्टीप एंगल होगा उतना क्या होगा, डाउन होने वैली साइड इस फॉर्म में वाटरफॉल, यानी कि जैसे जैसे आप मान के चलिए कहीं पे स्टीप एंगल के जमीन होगा, वहां पे सॉफ्ट जो सॉफ्ट लैंड फॉर्म्स होता है ना फ्रेंड्स, रिवर अपने साथ काट के लेके आएंगे। जैसे जैसे हार्ड रॉक्स आएंगे ना, आप कंटिन्यूअसली काटेंगे रिवर है ना, काटने के बाद एक ऐसा भी लेवल आएंगे ना जहाँ पे हार्ड रॉक आएंगे फाइनली। अब हार्ड रॉक के ऊपर क्या बनेंगे, आपके वाटरफॉल्स, यानी झरने बनते हैं ना, ये आप समझ सकते हो। तो इस तरह से आपके बनते हैं फर्स्ट लैंड फॉर्म वाटरफॉल है ना। तो फिगर आपको यहाँ दे रखा है वाटरफॉल, हार्ड रॉक है ना फ्रेंड्स, ये है आपके हार्ड रॉक। सॉफ्ट रॉक अंडर कट बाय द पावर ऑफ द रिवर, यानी कि सॉफ्ट रॉक जो रॉक होता है ना, वो क्या होता है, नदी अपने साथ काट के उठा के लेके नीचे लाते हैं ना, तो ये आप समझ सकते हो। जैसे आपके नायगरा फॉल यूएस और कनाडा की बॉर्डर पे, आप समझ सकते हो, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, आप खुद समझ सकते हो, पढ़ सकते हैं ना। अब जैसे जैसे नदी प्लेन्स में आता है ना फ्रेंड्स, क्या करते हैं, जैसे जैसे नदी प्लेन्स में आता है ना फ्रेंड्स, क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ से एक नदी आ रही है, नदी अब ये स्टीप एरिया से आ रही है ना, यानी कि पहाड़ के एरिया से आ रही है। जैसे जैसे प्लेन में आएंगे ना फ्रेंड्स, नदी ऐसे बहना शुरू होता है ना, ऐसे ऐसे, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है, इसको कहते हैं फ्रेंड्स, आपको हम इस लैंड फॉर्म को कहते हैं हम मिंडर। इस बात को आप याद रखिए, ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजन अलोंग द साइड्स ऑफ द मिंडर, यानी कि कंटिन्यूअसली इरोजनल और डिपोजनल होगा ना, जैसे यहाँ से इरोजन होगा तो साइड पे यहाँ पे डिपोजन होगा, यहाँ से इरोजन होगा ना, यहाँ से इस साइड से ये काटेंगे तो इस साइड पे यहाँ से उठा के यहाँ डिपॉजिट करेंगे। डिपॉजिट करने से क्या होगा ना फ्रेंड्स, यहाँ देखिए द एंड्स ऑफ द मिंडर लूप कम इनटू द क्लोजर एंड क्लोजर। अब ये मिंडर लूप होगा ना फ्रेंड्स, इस तरह से लूप इस तरह कंटिन्यूअसली ऐसे हो जाएंगे ना, पूरा बैंड हो जाएंगे। बैंड होने से क्या होगा ना फ्रेंड्स, यहाँ से ऐसे कट जाते हैं, ऐसे कट जाने से अलग अलग लेग बनते हैं, इसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेग, ये आप याद रखिए। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मिंडर लूप कट्स
off from the river and forms a cut of lake. जब ये पूरी तरह बैंड ऐसे बैंड हो जाता है ना फ्रेंड्स, तब क्या होता है, अलग एक लेक बन जाता है, इसी लेक को हम कहते हैं, तो ऐसे काटेंगे तो नदी यहाँ से बहेंगे ना, तो यहाँ से कंटिन्यू ये अपना ये रखेंगे। जब ये लेक अलग हो जाते हैं मेन रिवर से, तो मास्टर स्ट्रीम जिसको हम बोलते हैं, इस लेक को हम बोलते हैं मिंडर, यानी कि ऑफ बोलेक, सॉरी ऑफ बोलेक क्या बोलते हैं ना। अब ये कंटिन्यू ऐसे बैंड से चल रहे हैं ना फ्रेंड्स कहीं पे भी, तो इसको कहते हैं हम मिंडर। इतना तो आप समझ सकते हो। उसके बाद क्या होता है ना फ्रेंड्स, 8 times द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स। अब बैंक्स के ऊपर क्या होगा ना फ्रेंड्स, जब रिवर इस तरह हो जाएंगे तो यहाँ से बैंक से ये ओवरफ्लो होने लगेंगे, तो क्या होगा ना फ्रेंड, यहाँ पे भी साइड पे भी ये डिपॉजिट करेगी अपने फ्रेंड, ये नदी है ना, साइड पे भी अपना डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा ना फ्रेंड्स, जब नदी में आप देखिए, आप कहीं पे आपने ऑब्जर्व किया होगा, बहुत ज्यादा पानी होगा तो यहाँ तक पानी होता है, जब पानी कम होता है तो यहाँ से पानी नीचे चले जाते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ डिपॉजिट्स करते हैं ना नदी अपने साथ, जो जमीन ऊपर से लाए हैं, इसको हम कहते हैं फ्लड प्लेन। अब ये याद रखिए, इसको कहते हैं हम फ्लड प्लेन। क्यों? क्योंकि नदी अपना अपने साथ कंटिन्यूअसली ऊपर से जमीन को काट के यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं। जब नदी में पानी कम हो जाता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे एक प्लेन बनती है, इसको हम कहते हैं फ्लड प्लेन। अब जैसे जैसे यहाँ पे कुछ डिपॉजिट्स होगा ना फ्रेंड्स, इसको कहते हैं हम लेविस। यहाँ पे लिखा होगा the deposits layer of the soil and other material and sediments along its banks. This leads to the formation of the flat fertile floodplain, यानी इसको हम कहते हैं इस एरिया को फ्लड प्लेन। The rice banks are called levees, है ना। इस जो ये वाले राइस बैंक आपने देखा होगा, जब आप नदी के पास जाएंगे ना फ्रेंड्स, नदी नीचे होता है और उसके सामने ऐसे आपको क्या होगा ना फ्रेंड्स, राइस बैंक ऐसे नदी के किनारे जो है ना थोड़ा अप होता है ना, अप लैंड होता है, उसको हम कहते हैं लेविस। ये आप समझ सकते हो, लेविस और फ्लड प्लेन, ये आप याद रखिए। तो ये हुआ फ्रेंड्स कुछ लैंडफॉर्म जो नदी अपने एक्शन से बनाते हैं। The speed of flowing water decreases and river begins it break up into a number of streams called distributaries. जैसे जैसे नदी अब आगे जाएगी ना फ्रेंड्स, क्या होगा, समंदर में जाने से पहले ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होते हैं, जैसे एक नदी है, नदी के ब्रांच होते हैं, उसके और एक ब्रांच होते हैं, इन ऐसे ब्रांचेस को हम बोलते हैं मास्टर स्ट्रीम। ये है, अब उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, उसके इस रिवर के और ट्रिब्यूटरी से, इसको हम मास्टर स्ट्रीम का ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटरी, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। जैसे एक नदी आ रही है, जैसे जैसे यहाँ डिपॉजिट करेंगे माउथ ऑफ द रिवर, यानी सोर्स एक होता है सोर्स ऑफ रिवर, सोर्स यहाँ पे रिवर यहाँ से शुरू हो रहा है, माउथ ऑफ रिवर हुआ जहाँ से समंदर में जा रही है ना। अब इसके यहाँ पे क्या होगा ना फ्रेंड्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप की मिट्टी होते हैं। मिट्टी होने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, नदी ऐसे ऐसे छोटे छोटे ब्रांचेस बनते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये आप समझ सकते हो। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मैप में दे रखा है, जैसे ये रिवर आ रही है, जब ये समंदर के अगल बगल में पहुंच जाते हैं तो ये ऐसे फैल जाते हैं, इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। छोटे छोटे ब्रांच ये इसमें है ना फ्रेंड्स, छोटे छोटे स्ट्रीम्स में ये डिवाइड हो जाते हैं, इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। इट बिगिंस एंड डिपॉजिट्स इट्स लोड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर से जो लोड आ रहे हैं ना फ्रेंड्स, जमीन के, यहाँ पे क्या होता है, डिपॉजिट होता है ना, इसीलिए यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रीम्स बनते हैं, इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब ईच डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म इट्स ओन माउथ। क्यों? क्योंकि अपना अपना माउथ बना रहा है ना, जैसे यहाँ से एक डिस्ट्रीब्यूटर है, इसने अपना एक माउथ बनाया, इसने अपना एक माउथ बनाया ना। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल माउथ फॉर्म्स ए डेल्टा। अब इन सारे सेडिमेंट्स के, सेडिमेंट्स क्या होते हैं, सेडिमेंट से बनते हैं हमारे सेडिमेंट्री रॉक, वो मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया था। अब इन सारों है ना फ्रेंड्स, छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटरी ने अपना लोड उठा के रफ टाइप के ट्रायंगल बनाते हैं, इसी को हम कहते हैं डेल्टा। आप याद रखिए, डेल्टा आप खुद समझ सकते हो ना। तो इसके बाद है फ्रेंड्स आपके हो गया रिवर जो अपने साथ लैंड फॉर्म बनाते हैं। अब ज्योग्राफिकल टर्म जो है ना फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। भौगोलिक शब्दों में अगर हम समझेंगे ना, जैसे जैसे कोई रिवर अपना लैंडफॉर्म बना रहे हैं ना, उसको भूगोल के भाषा में बोलते हैं हम फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। आप याद रखिए। उसके बाद है फ्रेंड्स आपके वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स यानी कि समंदर का जो लहर होता है ना फ्रेंड्स, वो भी अपने अपने टाइप के बहुत सारे इरोजनल एंड डिपोजनल लैंडफॉर्म बनाते हैं। जैसे गिव राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म्स। सी वेव्स कंटिन्यूअसली, अब जो है ना फ्रेंड्स, आपने देखा होगा सी वेव जो है ना वो कंटिन्यूअसली स्ट्राइक कर रहा होता है। जैसे कहीं पे सी के जो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, कोस्टल एरिया में छोटे छोटे पहाड़ जो होते हैं ना, छोटे छोटे हिल्स, वहां पे क्या होता है, सी वेव्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइक कर रहा होता है। उसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, दस होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्स। इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे केव्स बनते हैं। केव्स आपने
देखा होगा। क्यों? क्योंकि ये कौन बना रहा है? आपके सी वेव्स है ना, समंदर की लहर। लहर जब इसको काटते काटते केव्स बनाते हैं ना फ्रेंड्स, इसी को हम कहते हैं सी केव्स। ये आप याद रखिए। अब सी केव जब बड़े होने लगते हैं ना, अब इसके अंदर कंटिन्यूअसली पानी ऐसे 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 सी वेव्स इसमें कंटिन्यूअस जाएंगे ना, अब क्या होता है ना फ्रेंड्स, फिर पानी बाहर निकल जाते हैं, इसके पीछे निकल जाते हैं ना। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डायग्राम में दे रखा है। जब बाहर निकल जाएंगे ना, इसको हम कहते हैं सी आर्चिस। ये आप याद रखिए, सी आर्चिस। अब क्या होगा ना फ्रेंड्स, इसके बाद कंटिन्यूअसली ये, अब सी आर्चिस में क्या होता है, सी आर्चिस में इसका रूफ खाली बच जाता है। क्यों? क्योंकि ये बाहर से पानी जा रहा है। उसके बाद है ना फ्रेंड्स, ये कंटिन्यू, ये फिर रूफ इसका गिर जाता है लास्ट में, फिर ये बिल्कुल अलग लैंड बन जाए। जैसे आपके इसके यहाँ पे पानी स्ट्राइक करेगी कंटिन्यूअस है ना, फिर ये गिर जाएंगे, फिर ये कंटिन्यूअस एक अलग लैंड फॉर्म बनाई ना, एक अलग अपने टाइप की एक लैंड फॉर्म बनाई। इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स स्टेक्स, यानी कि सी स्टेक्स। क्यों? क्योंकि ये समंदर है ना फ्रेंड्स, आपने इरोजनल एक्टिविटी से बना दिया इसको है ना, तो इसको बोलते हैं सी केव्स, सी आर्चेस एंड स्टेक्स। ये आप याद रखिए। तो इसके बाद है फ्रेंड्स आपके द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड एज सी क्लिफ। अब क्या होता है ना फ्रेंड्स, जैसे कहीं पे ऐसा पहाड़ होगा, आप मान के चलिए ऐसा पहाड़, सी यहाँ पे समंदर है ना, आप क्या करेंगे, पानी ऐसे ऐसे कंटिन्यूअसली यहाँ स्ट्राइक करेगी, तो ये ऐसे स्टिप बन जाएंगे ना फ्रेंड्स, ऐसे स्टिप बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि वेव जो है ना, यानी कि लहर कंटिन्यूअसली स्ट्राइक स्ट्राइक कर रहे हैं उस एरिया को, तो ऐसे स्टिप बन जाएंगे। अब इस एरिया को हम बोलते हैं इस वर्टिकली ऑलमोस्ट वर्टिकली सॉरी राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर। अब ये क्या होता है, वर्टिकली ये खड़े हो जाते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं फ्रेंड्स सी क्लिफ। या आप याद रखिए, सी क्लिफ, यानी कि सी केव्स, सी आर्चेस, स्टेक्स एंड सी क्लिफ। ये कैसे बनते हैं वो मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीच। अब उसके बाद होता है ना फ्रेंड्स, एक तो आप नाम ने देखा होगा सी वेव जो है ना फ्रेंड्स, लहर। लहर क्या करते हैं, अपने साथ बहुत सारे डिपॉजिट समंदर के किनारे है ना डिपॉजिट करते हैं, फिर क्या बनते हैं आपके बीचेस, जो फेमस बीचेस जो आपने कहीं देखा होगा है ना। तो उसके बाद है फ्रेंड्स आपके ग्लेशियल एक्टिविटी। अब ग्लेशियर वॉक ऑफ आइस, यानी कि आइस भी अपने अपने टाइप के लैंडफॉर्म बनाते हैं। जैसे ग्लेशियर जो है ना फ्रेंड्स, वो क्या होता है, रिवर्स ऑफ आइस। ये है ना, आपने देखा होगा, ये ग्लेशियर्स है, यहाँ पे क्या रिवर्स ऑफ आइस, यानी बर्फ बर्फ बाहर के नदियां ना, यहाँ पे बर्फ होता है, बहुत ज्यादा आइस होते हैं। अब जो है ना फ्रेंड्स, आपके आइस भी क्या करते हैं, लैंडस्केप को इरोड इरोड करते हैं, बुलडोज सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक्स बिलो। यानी कि जो आपके सॉलिड रॉक्स होते हैं ना, इसके नीचे, बर्फ के नीचे, वहां तक वो क्या करेगी, अपने साथ जो सॉफ्ट रॉक होता है ना, वो अपने साथ जैसे जैसे ग्लेशियर नीचे आता है, वैसे आपने काट के नीचे लेके आएंगे ऑब्वियसली है ना, ये आप समझ सकते हो। अब क्या करेंगे ना फ्रेंड्स, जब ये कंटिन्यूअस वॉर डाउन करेंगे ना, वहां पे ऐसे बनते हैं वो, जैसे हम हायर क्लास में जाएंगे कैसे लेग्स बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं ना, फिर आपके सर्व बनते हैं, वो हम हायर क्लास में डिस्कस करेंगे। अब क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, ग्लेशियर भी अपने टाइप्स के बहुत सारे लैंडफॉर्म बनाते हैं। अब क्या होगा ना, उसके बाद आइस मेल्ट होंगे, तो क्या होगा, अब फिल अप वाटर एंड बिकम्स ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स। अब यहाँ पे जैसे जैसे एक कर्व करेंगे ना, ये काट के लेके आएंगे, फिर इसके नीचे क्या होगा, एक होलो बन जाएंगे ना फ्रेंड्स, एक गड्ढे बन जाएंगे। अब उसमें क्या होगा, गड्ढे में वो आइस फिर पिघल जाएंगे, एक ब्यूटीफुल लेक्स बनते हैं, जो बहुत खूबसूरत लेक बन जाता है ना, उसी को हम कहते हैं, है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे यही लिखा है आपके, वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन। इससे आपके पहाड़ के एरिया में ना फ्रेंड्स, आपने जैसे जैसे पहाड़ के एरिया में आपने छोटे छोटे लेक्स देखा होगा, ऐसे ही बनते हैं आपकी ग्लेशियल एक्टिविटी की वजह से ना। अब मटेरियल जो है ना फ्रेंड्स, वो क्या करेगी, ग्लेशियर सच एज रॉक बिग एंड स्मॉल सॉलिड एंड सिल गेट्स डिपॉजिट दिस डिपॉजिट्स। अब ये जैसे जैसे देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बोला, ग्लेशियर अपने साथ जो जमीन को काट के लेके आ रहे हैं ना, अब लेके आने से वो क्या होगा, नीचे आएगी। अब इसको कहते हैं हम ग्लेशियल मोरेन्स। अब अलग अलग टाइप के मोरेन्स होते हैं, आपके लेटरल मोरेन्स हुआ, क्या होते हैं आपके टर्मिनल मोरेन्स क्या होते हैं, हम आगे जाके हायर क्लास में डिस्कस करेंगे। अब क्या होता है ना फ्रेंड्स, मोरेन्स क्या होते हैं, जो ग्लेशियर अपने साथ डिपॉजिट करते हैं ना, डिपोजिशनल एक्टिविटी ऑफ ग्लेशियर इज नोन एज ग्लेशियल मोरेन्स, ये आप समझ सकते हैं। तो ये है फ्रेंड्स आपके ग्लेशियर एक्टिविटी। अब उसके बाद है विंड भी अपना अपना एक कारनामा दिखा देते हैं ना धरती के ऊपर। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। अब अगर जैसे आप डेजर्ट में जाएंगे, मरुस्थल के एरिया में ना, वहां तो ग्लेशियर होता नहीं है, पानी भी कम होते हैं, तो कौन एक ऐसा एक एजेंट है जो अपना काम कर रहा है वहां पे, वो कौन है, सिंपली सिंपली आपके विंड है ना, यानी आपके हवा तूफान है ना, वहां पे जो चलते हैं। अब वहां पे क्या होता है ना फ्रेंड्स, वहां पे एक ऐसे
बहुत सारे लेयर्स में बना होता है, इसको हम कहते हैं मशरूम रॉक्स। यानी कि यहाँ पे देखिए इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम, है ना, कॉमनली नाउन एज मशरूम रॉक्स। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये कंटिन्यूअस विंड अपने साथ काट रहा होता है, ऊपर ऐसे बन जाते हैं ना मशरूम शेप के, इसको हम कहते हैं मशरूम रॉक्स। अब क्या करेंगे ना फ्रेंड्स, विंड जो है ना वो लोअर सेक्टर ऑफ द रॉक्स को क्या करेगी, मोर देन द अपर पार्ट्स, यानी कि जो अपर पार्ट्स के है ना वो ऐसे रहेंगे, और लोअर का जो है ना पार्ट इसके मशरूम रॉक्स के वो कंटिन्यूअसली क्या करेगी, अपने साथ काटते काटते फिर मशरूम शेप के लैंड फॉर्म बनाते हैं, इसी को हम कहते हैं मशरूम रॉक्स। Therefore such rocks are narrower base and wider top, यानी कि जो सच बेस, यानी कि इसके जो मशरूम का है ना, ये क्या होते हैं, ऐसे बेस होते, जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना वो थोड़ा ब्रॉड होते हैं, एंड जो बेस जो है ना फ्रेंड्स वो थोड़ा नैरो होता है। क्यों? क्योंकि जो विंड है ना वो नीचे से काट रहे होते हैं ना, इसी को हम कहते हैं मशरूम रॉक्स, ये आप याद रखिए। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब हवाएं चल रहा है आपके मरुस्थल के एरिया में, अब क्या करेगी, जो सैंड है ना आपके रेत, वो छोटे छोटे सैंड्स के पार्टिकल्स वो उठा के अपने साथ लेके जाएंगे और कहीं डिपॉजिट करते हैं ना। इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग। अब उसके बाद क्या होगा फ्रेंड, जब विंड रुक जाएगी कहीं पे ये जाके डिपॉजिट करेगी ना, अब लो हिल्स बनाएंगे, छोटे छोटे हिल्स बनाते हैं लाइक स्ट्रक्चर। अभी इसी इसी हिल्स को हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स। अब जैसे ऐसे देखिए बहुत सारे सैंड ड्यून्स होते हैं, जैसे आपके बर्चन्स हुआ, बर्चन्स का मतलब हुआ ट्रेसेंट्रिक लैंड, यानी कि आपके चांद का जो है ना आधे चांद का शेप बना देते हैं, इसको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। अब when the grains of sand are very fine and light, अब जैसे जो छोटे छोटे जो ग्रेन्स होते हैं ना फ्रेंड, बहुत छोटे पार्टिकल्स, वो क्या करेंगे, विंड अपने साथ कहीं मीलों कहीं उठा के लेके साथ ले जाते हैं ना, when such sand is deposited in large areas, तो बहुत सारे एरियाज में ऐसे फैल जाएंगे, है ना, तो उसी को हम कहते हैं लोएस, है ना, ये आप याद रखिए। सैंड सैंड डून क्या हुआ, जैसे यहाँ पे सैंड के बहुत सारे डिपोजिट से ट्रांसपोर्ट करेगी विंड अपने साथ कहीं लेके जाएंगे, फिर अलग अलग शेप के लैंड है ना सैंड ड्यून बनाते हैं। बट छोटे छोटे ऐसे भी पार्टिकल्स होंगे ना आपके मरुस्थल के एरिया में, जो हवा अपने साथ क्या लेके जाएंगे, बहुत सारे दूर के एरिया में फेंक देते हैं ना, बहुत लार्ज एरिया में फिर ये फैल जाते हैं, इसी को हम कहते हैं लोएस। जैसे कि लार्ज लोएस डिपॉजिट्स आर फाउंड इन चाइना। अगर आप चाइना में जाएंगे ना, चाइना के नॉर्दर्न में, वहां पे आपको बहुत सारे ये लोएस देखने को मिलेंगे। तो ये है फ्रेंड्स आपके चैप्टर नंबर 3, इसके बाद आपके चैप्टर नंबर 4 है। कंटिन्यूअसली हम करेंगे एक एक करके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।